जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आज की एक और नई वीडियो में। और थंबनेल देख करके आप लोग को लग रहा होगा कि हमारी इंग्लिश की क्लासेस हमारे चैनल पे अपलोड हो रही थी लगातार से 5 6 7 क्लासेस हमारी इंग्लिश की अपलोड हुई है। तो अचानक से यह संस्कृत व्याकरण का जो है सो टॉपिक कहाँ से स्टार्ट हो गया। तो देखिए भाई यहाँ पर जो है क्लास 10th के बच्चे, मैं क्लास 12th को पढ़ाने के अलावा क्लास 10th का भी क्लास ले लेता हूँ। तो क्लास 10th में संस्कृत का क्लास लेता हूँ। तो संस्कृत में जो है सो थोड़ी बहुत जानकारी जो है उसी से जो है हम यहाँ पर जो है सो संस्कृत व्याकरण पढ़ाने का काम करते हैं 10th के स्टूडेंट्स को। और जो भी उनके सिलेबस का पार्ट्स है उनको बहुत बेहतर तरीके से समझाने का यहाँ पर जो है सो प्रयास करते हैं। तो बहुत सारे बच्चों का जो है मेरे ऑफलाइन में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो कि बहुत सारे क्लासेस उसका मिस हुआ था। तो उनका ये मानना था कि उनका ये कहना था कि चैनल पर जो है एक व्याकरण का भी जो टॉपिक छूटा हुआ उसका एक वीडियो अपलोड कर दिया जाए, ताकि उनको रिवीजन करने में, उनको समझने में कोई तरह की दिक्कत नहीं हो। तो चलिए, स्वागत है आप लोगों का क्लास 10th के जो भी हमारे ऑफलाइन के बच्चे हैं या फिर जो भी ऑनलाइन जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग जो है संस्कृत व्याकरण का जो एक टॉपिक है जिसका नाम है संधि, संधि को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से हम इसको समझने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो संधि जो है, संधि क्या होता है? सबसे पहला बात तो ये है कि संधि होता क्या है। संधि क्या है? देखिए, संधि जो है, संधि संधि बोलते हैं वर्णों के मेल को। वर्णों के मेल, वर्णों के मेल से संधि होता है। मेल से जो परिवर्तन होता है, से जो परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। तो संधि का परिभाषा है कि वर्णों के मेल करने से जो दो अलग अलग वर्ण है उनको जब हम मिला देंगे, उनको मिलाने से जो नया वर्ण बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं यहाँ पर। तो वर्णों को मिलाने से जो नया वर्ण निकल करके आता है, जो परिवर्तन होता है, उसको संधि कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए। संधि में वर्णों का मेल संधि कहलाता है। संधि में जो है एक स्वर संधि है। स्वर संधि के 3 प्रकार हो जाते हैं। क्यों संधि के 3 प्रकार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वर्ण भी कहीं ना कहीं 3 प्रकार के हैं: स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और विसर्ग वर्ण। तो जो स्वर वर्ण के साथ मिलेगा तो वो हो जाएगा स्वर संधि के अंतर्गत। जो व्यंजन वर्ण, एक व्यंजन दूसरे व्यंजन को देख करके अपना रूप बदलेगा, या फिर एक स्वर का भी उपयोग हो जाता है व्यंजन संधि में, तो वो उसमें व्यंजन संधि हो जाएगा। और जब विसर्ग की बात आ जाएगी, जब विसर्ग का बात हो जाता है, तो यहाँ पर जब विसर्ग आ जाता है संधि में तो उसको अपन लोग विसर्ग संधि के अंतर्गत रखते हैं। तो संधि में जो है संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत संधि 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी व्याकरण में भी 3 प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि संधि में जो स्वर संधि है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग को स्वर संधि को समझना है। तो स्वर संधि जो है, तो जैसा कि स्वर नाम से स्पष्ट है कि इसमें क्या होगा, तो इसमें स्वर वर्ण आपस में मिलेंगे, स्वर वर्ण आपस में मिल करके नया वर्ण बनाएंगे। ठीक है, स्वर वर्ण आपस में मिल करके नया वर्ण बनाएंगे। जैसे संधि में कोई भी वर्ण वर्ण मिल करके नया वर्ण बनाता है, तो स्वर संधि में क्या होगा? स्वर संधि में केवल स्वर वर्ण दोनों तरफ रहेंगे और वो मिल करके नया वर्ण बनाएंगे। जैसे यहाँ पे ढेर सारे एग्जाम्पल अभी हम लोग समझने वाले हैं, इसका जो है सो स्वर कैसे मिल करके जो है सो नया वर्ण बनाता है। तो दो स्वर वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है तो वह स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, और स्वर संधि, अब स्वर संधि में भी टाइप्स हैं। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि और अयादि संधि। स्वर संधि कुल 5 प्रकार के यहाँ पर हो जाते हैं। सबसे पहला जो है वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि के अंतर्गत जो बड़ी, दीर्घ संधि के अंतर्गत पहले ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो नाम है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन, अयादि, ये जो 5 नाम है, इन पांचों के अंदर अपना अपना अलग अलग गुण है, पांचों प्रकार में बांटा गया है। तो यहाँ पर जो होता है अक्सर, दरअसल यहाँ पे होता क्या है कि जो स्वर वर्ण है, चलिए इसको थोड़ा सा बेहतर और तरीका से समझते हैं। यहाँ पर जो स्वर वर्ण है, जैसे हमारे जो स्वर वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे अ है, आ है, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ओ। यहाँ तक जो हमारे स्वर वर्ण है, इसमें ध्यान दीजिए। इसमें होता क्या है कि ये जो वर्ण आए हैं ना, तो इसमें ये जो अ है और हर्षई है,
और हर्षहु है। अ हर्षई हर्षऊ। अच्छा, दो चीज और इसमें छूट गया, एक री और एक बड़ा री, दीर्घ री, नहीं छोटा री अभी लेते हैं, ए और री। अब यहाँ पे जो अ है, हर्षही है, उ है, और यहाँ पे ये री, ये चार वर्ण ऐसे हैं जो चार वर्ण मूल स्वर कहा जाता है। इन चारों को मूल स्वर कहा जाता है। इन चारों वर्णों को क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। आप लोग अगर स्वर व्यंजन के बारे में पढ़े होंगे वर्ण चैप्टर में, तो उसमें मूल स्वर और मूल स्वर या कहे तो हर्ष स्वर इसको कहा जाता है, और दीर्घ स्वर भी पढ़े होंगे, हर्ष स्वर दीर्घ स्वर पढ़े होंगे, उसमें व्यंजन के बारे में अलग अलग प्रकार में पढ़े होंगे। ठीक है, तो हमारी क्लास अभी संधि है, तो हम लोग संधि की बात करेंगे। हाँ, जो चीज जरूरी है बेसिक पहले की जानकारी हमें होना, वो हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अ, हर्षही, हर्षहु और री चार मूल स्वर होते हैं। इन्हीं चार स्वर वर्णों को, इन्हीं चार मूल स्वर वर्णों को आपस में मिला दिया जाता है, तो ये इन अलग अलग स्वर वर्णों का निर्माण होता है। यानी कि संधि का देखिए कितना बेहतर यूज है कि ये जो आ शब्द है, आ, ये जो आ है, ये आ आया कहाँ से? ये आ आया संधि करके। देखिए यहाँ पे जो ये आ है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो आपका आ दिख रहा है, या ये दीर्घी है, या दीर्घु है, ए है, ऐ है, ओ है, औ है, ये सब कहीं न कहीं मूल स्वर के मेल से ही इनका निर्माण हुआ है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे यहाँ पे आ है, तो आ जो बना है आ अ को जब हम अ से मिला देंगे, यानी इसी अ को जब इसी से मिला देते हैं, तब आ का निर्माण होता है। अ को ही अ से मिला देते हैं तो क्या बनता है? आ बनता है। अ को ही अगर हम अ से मिला देते हैं तो आ बनता है। ऐसे ही हर्षही को, इसी हर्षही को, मूल स्वर को अगर हर्षही से फिर मिला देते हैं तो दीर्घही बनता है, ये दीर्घही बनता है। और ये जो दीर्घ उ है, इसी हर्षऊ को, ये जो हर्षऊ है, इसको जब हम एक और हर्षऊ से मिला देते हैं तो यह दीर्घ उ बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो जैसे आ है, दीर्घ ई है और दीर्घ उ है, आ है, दीर्घ ई है, दीर्घ उ है, और एक चीज और आता है दीर्घ री, दीर्घ री। अब ये जो दीर्घ री होता है, दीर्घ री, तो देखिए यहाँ पे इसको दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री बोलते हैं। तो इसके नाम में जो दीर्घ लगा हुआ है, क्यों लगा हुआ है? क्योंकि ये दीर्घ संधि से आया है। ये किससे आया है? दीर्घ संधि से। तो जैसे हम लोग अ आ में जो आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ और दीर्घ री देखते हैं, तो ये चारों के चारों वर्ण, ये चारों के चारों वर्ण किस संधि से आए हैं? दीर्घ संधि से आए हैं। किस संधि से आए? दीर्घ संधि से। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, एक चीज क्लियर कह सकते हैं कि अ से लेकर के दीर्घ उ तक में, यहाँ से लेके यहाँ तक में अ, ई और हर्ष उ, ये तीन मूल स्वर हैं जो पहले से थे, और यही आपस में मिल मिल करके जो है सो इनका निर्माण हुआ है। ये सब यहाँ पर आए हैं। ठीक है, और इसका आप मतलब यूज करते हैं अलग अलग शब्द लिखने में। ठीक है, अब ऐसे ही ए ऐ ओ औ की बात करें, ए ऐ ओ औ की बात करें, तो ए ऐ ओ औ की बात करें तो इसमें भी स्वर वर्णों के मेल से ही होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि ए जो है वो अ को हर्षई से मिला करके ए बनता है, अ को जो है सो अ, फिर देखेंगे कि ओ जो है, ओ अ या आ को हर्षऊ से मिला या दीर्घऊ से मिला करके ओ बनता है। ठीक है, फिर अ को ए से मिलाते तो ए बनता है। इस तरीके से हम लोग जो है सो इनके प्रकारों में समझेंगे, सभी के बारे में, ए के बारे में भी, ऐ ओ के बारे में भी। और इसके अलावा अय आय कुछ अलग प्रकार के भी जो है सो यहाँ पे स्वर बनते हैं, यहाँ पे मतलब संधि होती है, तो वो हम लोग इसके अगले पार्ट्स में देखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने एक जगह पे सबको लिख दिया। जैसे दीर्घ संधि के अंतर्गत बनता है आ, दीर्घी, दीर्घु और दीर्घी। आपसे एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह जैसे ओ है, यह जैसे ओ है, तो ओ किस संधि के अंतर्गत आता है? तो ओ गुण संधि के अंतर्गत आता है। ओ किसके अंतर्गत आता है? गुण के अंतर्गत आता है। ठीक है, दीर्घ संधि गुण, दीर्घ के अंदर क्या आता है? आ, दीर्घी, दीर्घु और दीर्घी। गुण संधि के अंतर्गत ए बनेगा, ओ बनेगा और अर बनता है। वृद्धि में क्या सब? अ और औ बनता है। यन संधि में य, व और र बनता है। अयादि संधि में अय बनता है, आय बनता है, अव और अ। ये चार यहाँ पे अयादि संधि में आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग समझने का काम करते हैं कि यह जो दीर्घ संधि है, अब चलिए एक एक करके इसको बारी बारी समझते हैं। एक चीज तो हमारी क्लियर हो गई, स्वर संधि है, स्वर वर्णों का मेल से स्वर संधि होता है। ठीक है, स्वर संधि के 5 प्रकार है, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। पांचों प्रकार में दीर्घ में आ, दीर्घी, दीर्घु, दीर्घी का निर्माण होता है। गुण में ए, ओ, अर का निर्माण होता है। वृद्धि संधि में अय और औ, और यन में य, व, र, अयादि में आय, आय, अब इन सब का निर्माण होता है। अब ये कैसे बना?
इनको थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं और एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए दीर्घ संधि को समझते हैं। तो सबसे पहले जो दीर्घ संधि है, दीर्घ संधि को देखते हैं। दीर्घ संधि में कहा गया है कि अ या आ को अगर अ या आ से ही मिलाया जाए तो आ का निर्माण होगा। अगर हर्षई या दुर्गई को हर्षई या दुर्गई से ही मिलाया जाए तो दीर्घी का निर्माण होगा। हर्षऊ या दुर्घऊ को हर्षऊ या दुर्घऊ से ही मिलाया जाए तो दीर्घ का निर्माण होगा। अब यहाँ पर ये एक लाइन में हमने यहाँ पे लिख दिया है। इसको कितने 4 तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। पहली बात तो ये जो अ है, ये अ इस अ से मिलेगा तो यहाँ पे आ बन जाएगा। ये अ इस आ से मिलेगा तो यहाँ पे आ बन जाएगा। ये आ इस अ से मिलेगा तो आ बन जाएगा और ये आ इस आ से मिलेगा तो क्या बन जाएगा, आ बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ बन जाएगा। उसी प्रकार से हर्षई या दुर्गई को हर्षई दुर्गई से, चलिए एक एक यहाँ पे हम थोड़ा सा तोड़ करके दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। जैसे जैसे ये दूसरा नंबर का है कि हर्षई या दुर्गई को हर्षई या दुर्गई से मिलाने से क्या होता है, दीर्घी होता है। कहने का भाव ये है कि ये हर्षई इस हर्षई से मिलेगा तो दीर्घी बनेगा। यानी कि हर्षई को हर्षई से मिला करके क्या बना रहे हैं हम, दीर्घई। हर्षई को फिर अगर दीर्घई से मिला देंगे तो भी क्या बनेगा, दीर्घई बनेगा। दीर्घई को हर्षई से मिलाएंगे, दीर्घई को जब हम हर्षई से मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा, दीर्घी बनेगा। दीर्घई को दीर्घई से मिलाएंगे, दीर्घई को क्या करेंगे, दीर्घई से मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा, यहाँ पर दीर्घई बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको भी इससे मिला लेंगे तो क्या बन जाएगा, दीर्घई बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको जो है सो सारी बातें समझ में आ गई। चलिए अब जो है सो आप इसको जो है सो अगर एक काम करिएगा, अभी फिलहाल के लिए इसको पहले बढ़िया से समझ लीजिएगा, उसके बाद इसको अच्छे तरीके से आप नोट भी कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा, एक जगह पे रहेगा तो ठीक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से ये होता है उसी तरीके से यहाँ पे दीर्घऊ का भी सिस्टम है। हर्षव दीर्घऊ को हर्षय दीर्घऊ से मिलाने से दीर्घऊ बनता है। यानी कि हर्षऊ को हर्षऊ से मिलाएंगे तो दीर्घऊ बनेगा, हर्षऊ को दीर्घऊ से मिलाएंगे तो दीर्घऊ बनेगा, दीर्घऊ को हर्षऊ से मिलाएंगे तो दीर्घऊ मिलेगा, और दीर्घऊ को अगर दीर्घऊ से मिलाएंगे तो दीर्घऊ बनेगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये अब कुछ एग्जाम्पल्स हम इसको समझते हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स इसको हम लोग समझने का काम करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है 4-5 एग्जाम्पल लिए। अब 5 एग्जाम्पल लिए तो इसका 5 ही एग्जाम्पल नहीं लेंगे। इसको जब हम लोग बढ़िया से समझ जाएंगे तो इसके बाद हम एक जगह पे जो है सो सबको मिला करके ढेर सारा एग्जाम्पल लेंगे और उस पर प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले दीर्घ संधि को समझते हैं। दीर्घ संधि में शिव है, शिव व में क्या है, अ है, व में क्या है, अ, और आगे में क्या है, आ। व में अ और आगे में आ, तो शिव और आलय को मिला के क्या बनेगा। तो अच्छा एक चीज और यहाँ पर, एक चीज और यहाँ पे आपको समझना होगा कि जैसे ये आ, हमने पढ़ा है अ या आ को मिलाएंगे अ या आ से तो आ बनेगा। एक चीज और आप यहाँ पे समझ जाइए, आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे यहाँ पर हमने कोई शब्द लिखा, जैसे हमने यहाँ पे शिव ही लिखा है, तो बताइए शिव का जो सबसे अंतिम वर्ण है वो कौन सा है, शिव शब्द में अंतिम से अंतिम वर्ण कौन सा है। तो आप यहाँ पे कहेंगे सबसे शुरुआती वर्ण जो है वो है स या हर्षई। सबसे पहले जो है वो स है। इसको जब हम तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे स हलन प्लस हर्षई, उसके बाद वो हलन और उसके बाद अ। तो यहाँ पर जो है व के बाद क्या है अ, और ये अ क्या है, सबसे अंतिम वर्ण है। तो यहाँ पे अ है, तो यहाँ पे अ दिख नहीं रहा है लेकिन वास्तविकता में यहाँ पे व के साथ क्या है, अ है। और यही अ क्या करेगा, संधि में काम आएगा, यही अ संधि में काम आएगा। जैसे शिव है और आलय है, तो शिव है और आलय है, तो शिव में यहाँ पे अ है, इसके बाद जैसे हम यहाँ पे आलय लिखे हैं, आलय, तो शिव में अ और इसके बाद आ, अ के बाद आ, अ के बाद आ, और अ या आ को जब यहाँ पे इसका जो अ है इसके साथ इसका आ, अ या आ को जब हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ बन जाएगा। अ या आ को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो आ बन जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए अ और आ को मिलाकर क्या बन रहा है, आ बन रहा है। तो यही काम यहाँ पे ये होगा कि जब ये दोनों मिल जाएगा तो यहाँ से और यहाँ से आ मिल करके यहाँ पे आ का मात्रा आएगा, तो सहर्षी का सी वो
अब वो से अ बाहर आया, वो से अ बाहर आया तो वो अभी आधा हो गया, आधा हुआ हलंत लगा दी। लेकिन जैसे मिल करके यहाँ पे आ बना तो यहाँ पे हम आ लिखेंगे और बाकी जो लय है यहाँ पे लय लिखेंगे। लेकिन इस तरीके से लिखना क्या अच्छी बात है? क्या यहाँ पे ये सही लग रहा है वो हलंत और आ? नहीं। इसको हम लिखेंगे सी वो के साथ आ मिलके वाह लय, ये यहाँ इस तरीके से, ठीक है। ऐसे विद्या और आलय को आ से मिला देंगे तो क्या बनेगा? आ बनेगा। आ को आ से मिला देंगे तो आ हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया शिवालय, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? विद्यालय। ऐसे यहाँ पे कवि और इंद्र है, कवि और इंद्र को देखिए ध्यान से। तो कवि और इंद्र में जो है कवि और कवि और इंद्र को जब मिलाएंगे तो यहाँ पे कवि में क्या है? ओ है, अ है, उसके बाद व के साथ ई है, व के साथ ई है, यानी कि यहाँ पे ई का स्वर है। उसके बाद प्लस फिर आगे में ई आधा नौ द्र, यहाँ पे भी क्या है? ई। ये भी क्या है? ई है। ई को जब हम ई से मिला देंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर? ई को जब ई से मिला देंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर? दीर्घई बनेगा। ई को ई से मिलाने से क्या बनेगा यहाँ पर? दीर्घई बनेगा। और दीर्घी जो है वो दीर्घी इन दोनों मात्रा के, मतलब कहने का भाव ये है कि इससे ई आएगा, इसके आगे से ई आएगा, और ई दोनों स्वर वर मिल जाएगा और यहाँ पे क्या मात्रा आ जाएगा? दीर्घई का मात्रा आ जाएगा। कहने का भाव है कि क यहाँ पे हमने लिखा, वो यहाँ पे हमने लिखा, और इसमें से ई निकल गया है, ई आ गया संधि में, और ये दोनों संधि करके यहाँ पे बड़का वाला ई आ गया है, और फिर बाकी जो बचा वो आधा नौ द्र बचा। तो इस तरीके से ये भी लिखना सही नहीं होगा। तो इसको जो है सो व और दीर्घी को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? क व में दीर्घी का आधा नौ द्र। इस तरीके से आप इसको जो है सो समझ सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप इसको जो है सो समझ सकते हैं। चलिए, ये आपको जो है सो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हर्षई दीर्घई का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ऐसे अब हर्षऊ दीर्घऊ का भी सेम वही फंडा है। जैसे यहाँ पे अनु, अब इन दोनों को बना देते हैं, कवि और इंद्र मिला के क्या हो गया ये क, अब हर्षी का भी यहाँ पे वदगी का भी हो जाएगा। परी और इच्छा में हर्षी का है, फिर दुर्गी का, हर्षी का और दुर्गी का से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? दीर्घी का हो जाएगा। दीर्घी का आ गया यहाँ पे। और अनु और उदिता है, तो अनु और उदिता है तो इसी तरीके से इसको भी समझ लेते हैं फटाफट से। अनु और उदिता में हमने लिखा है अनु, तो यहाँ पे देखिए अनु में क्या है? लास्ट, वही कॉन्सेप्ट से क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सेम है। हर्षु का, फिर आगे हर्षु का, और दोनों हर्षु का मिलेगा, और यहाँ पे क्या बनेगा? हर्षु का, या हर्षु का को जब हर्षु का से मिलाते हैं दीर्घु का बनता है। ये दोनों मिलकर के क्या बनेगा? दीर्घु का बनेगा, और यहाँ से हर्षु का निकलेगा, इस हर्षु से मिलेगा, और यहाँ पे दीर्घु का आ जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि और रहेगा, और नौ, नौ में से हर्षु का निकल गया तो नौ अभी आधा, लेकिन जैसे यहाँ पे दीर्घु का आ जाएगा, फिर ये 10 का दी अतः, अब यहाँ पे नौ हलंत और दीर्घु का को हम मिला करके लिख सकते हैं, और न दीर्घु का नु 10 का दी था अनुदिता। क्लियर है एकदम? तो यहाँ पे आपको जो है सो ये चीज बहुत अच्छे तरीके से जो है समझ में आ गई होगी। अभी फिलहाल हम 4-5 एग्जाम्पल लिए हैं, थोड़ा थोड़ा करके हम सबको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और एक्सप्लेन जैसे हो जाएगा, यानी कि ये पांचों के पांचों जो है सो संधि का प्रकार एक्सप्लेन हो जाएगा, उसके बाद जो है सो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, और वो आपको हम जो है सो टास्क में डालेंगे, और वो आप बनाइएगा, उसको बनाने का कोशिश करिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि के अंदर के बाद आता है गुण संधि। अगर किसी को ये चीज समझ में नहीं आया तो वो दोबारा से सो क्लास को बैक करके फिर से देख लीजिए अच्छे तरीके से, जो है सो यहाँ पर। अब यहाँ पे गुण संधि, दूसरा प्रकार क्या है? गुण संधि। गुण संधि में क्या सर है? अ या आ के बाद क्या है? हर्षई या दुर्घई। अ या आ के बाद अगर हर्षई या दुर्घई आएगा तो क्या बनेगा? ए बनेगा। अ या आ के बाद अगर हर्षऊ या दुर्घु है तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। अ या आ के बाद अगर री है तो क्या बनेगा? अर बनेगा। यहाँ पे समझ रहे हैं, यानी कि शुरुआत में अ या आ, अ या आ, अ या आ है, लेकिन उसके बाद आगे अगर हर्षई या दुर्घई आ गया तो ए बनेगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है
कि जैसे हमने यहाँ पे लिखा अ या आ और उसके बाद यहाँ पे हर्षई या दीर्घई। तो यहाँ पे देखिए भाई, अ को जब हम ई से मिलाएंगे ये बनेगा, अ को हम दीर्घी से मिलाएंगे तो भी ये बनेगा, अ को हम, सॉरी यहाँ पे अब आ पे आ जाते हैं, आ को जब हम हर्षई से मिलाएंगे ये बनेगा, आ को जब हम दीर्घी से मिलाएंगे तो भी क्या बनेगा, ये बनेगा। ठीक है, तो ये चार यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अ को अगर हम हर्षई से मिलाएंगे तो ये, अ को दीर्घई से मिलाएंगे तो ये, आ को हम हर्षई से मिलाएंगे तो ये, और आ को जब हम दीर्घई से मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये बन जाएगा। तो ये चारों के चारों हिसाब नियम से यहाँ पे ए ही बनेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिखने का क्या मतलब है, ये बताइए यहाँ पे क्या होगा। अ या आ को जब हम हर्ष या दीर्घ से मिलाएंगे तो ओ बनेगा, कहने का भाव क्या है, अ को हर्ष से मिलाएंगे तो ओ बनेगा, अ को दीर्घ से मिलाएंगे ओ बनेगा, आ को हर्ष से मिलाएंगे ओ बनेगा, आ को दीर्घ से मिलाएंगे तो भी ओ बनेगा। ठीक है, अ या आ को री से मिलाने से अर होता है, तो अ को री से तो भी अर, आ को री से तो भी अर। ठीक है, इस तरीके से री या बड़ा री भी लिख सकते थे यहाँ पे बड़ा री है, यहाँ पे दो बार, यहाँ पे एक ही बार है, यहाँ पे दो। तो क को री से मिलाएंगे अर, अ को बड़ा री से अर, आ को री से अर, आ को बड़ा री से अर यहाँ पर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स को समझ लेते हैं, तो थोड़ा सा दो चार एग्जाम्पल देख लेंगे तो हमें ये रूल बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, सुर और ईस है, क्या है, सहर्षु का सु रसुर, और यहाँ पे क्या है, दीर्घी का और। तो यहाँ पे देखिए संधि किसके बीच होता है, संधि होता है, जैसे उस समय देखे उनमें देखे, र पहला शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरा शब्द का पहला वर्ण, दोनों को मिलाए थे, इसमें यही सब हुआ था, इन्हीं को मिलाए थे और जो रूल कहता था उस रूल के हिसाब से बन जाता था। तो यहाँ पे पहला का जो अंतिम है र तो पूरा है, तो र में क्या छिपा हुआ है, र में है अ, और आगे में क्या है, आगे में है दीर्घई, और इन्हीं अ और दीर्घई को मिलाकर अब क्या बनेगा, अ और दीर्घई का क्या कहते हैं कि भैया अ को अगर दीर्घी से मिला दोगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा, यानी कि ये दोनों संधि करके क्या बनाने वाला है, तो ये ए बनाने वाला है। अब यहाँ पे आप ही हमको एक चीज बताइए कि उनमें जैसे उस संधि में जैसे र में से अ निकलता था, इसमें जैसे व में से अ निकला तो वो आधा हो गया, तो उसमें फिर आ आया तो व को आ कर दिया, वाह हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे भी र, सरसु का सु और र में से अ निकल गया, र आधा, और आगे में फिर दीर्घी भी इधर आ गया है, निकल गया है, लेकिन दोनों मिल करके क्या बना दिया है, ए। यहाँ पे क्या आ जाएगा, दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, और बाकी यहाँ पे स। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, र हलन के साथ ए है, र हलन के साथ ए है, र हलन के साथ क्या है, ए है, तो ये इस तरीके से सुटेबल है, या इसको हम इस तरीके से लिख दें, सरसु का सु और र के ए, रे स, सुरेश। तो यहाँ पे सुरेश ज्यादा काम करेगा, यहाँ पे इस तरीके से ज्यादा सही है, ये बिल्कुल इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा सुरेश। तो संधि का पूरा जो है सो यहाँ पे पोस्टमार्टम कर दिया है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जो भी एग्जाम्पल सबको तोड़ तोड़ करके यहाँ पे हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको जो है सो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, और अगर आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में यस लिख करके, या कमेंट में मतलब अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो कमेंट में जो है 100 लिख करके जो है सो कमेंट कर दे, 100%। ठीक है, 100% मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया। अब जैसे महा और ईस है, महा और ईस, महा और ईस, आ है आगे में ई है, तो यहाँ पे जैसे महा में आ है आगे में ई है, तो आ और ई को मिला देंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा फिर से यहाँ पे, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसका जो संधि होगा क्या हो जाएगा, म, ह में से आ निकल जाएगा, ए बनेगा, तो ह में ए का स, महेश। ये भी आपको जो है सो समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको इसका हो जाएगा सुरेश, इसका हो जाएगा महेश। अब यहाँ पे देखिए अ के बाद उ है, वृक्ष में अ है और आगे में क्या है, उ, अ के बाद उ है, तो अ के बाद उ मिल करके क्या बनेगा, अ के बाद उ मिल करके क्या बनेगा,
जैसे यहाँ पे क्या है, वृक्ष है और ऊपरी है। वृक्ष में अ है और आगे में उ है। अ को जब हम उ से मिला देंगे तो क्या बनता है, ओ बनता है। क्या है रूल, अ या आ को जब हम हर्ष उ से मिलाते हैं तो क्या बनता है, ओ। यानी कि अ को जब हम उ से मिला देंगे तो क्या बनने वाला है, यहाँ पे ओ बनने वाला है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब हम यहाँ पे ये एग्जाम्पल देख रहे हैं कि यहाँ पे वृक्ष में अ है और यहाँ पे आगे में ओ है, तो इसमें से अ बाहर निकल जाएगा, संधि में चल जाएगा, उ भी चल जाएगा संधि में। तो वृक्ष में बचेगा क्या, वरी का वरी और अक्ष, और अक्ष भी आधा है। ठीक है, और यहाँ पे ओ आ जाएगा, ओ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और पौर हर्षिका री। तो अब यहाँ पे वर्षिका वी और अक्ष में ओ जुड़ जाएगा तो अक्ष ओ का। तो यहाँ पे जो है इतने सारे एग्जाम्पल्स हमने देख लिए। क्या आपको कहीं पर भी किसी भी एग्जाम्पल में संधि करने का जो सिस्टम है, जिस तरीके से हम पहले शब्द के अंतिम वर्ण को ले रहे हैं और दूसरे शब्द के पहले वर्ण को ले रहे हैं, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम कहीं बदल रहा है नहीं, सब में सिस्टम वही है, बस वर्ण के हिसाब से नया वर्ण बन रहा है। यानी कि अगर वर्ण के हिसाब से नया बनने का मतलब है कि ये जो रूल कहता है कि ये इसको इससे मिलाओगे तो ये बनेगा, तो वही बस हो रहा है। और अगर यहाँ पे अ के बाद ई आया तो ये होगा बस, लेकिन तरीका तो वही है बनाने का, क्वेश्चन बनाने का तरीका एक ही है। बस यहाँ पे जो है अलग अलग वर्ण को मिलाने से अलग अलग वर्ण बनता है, तो वही वर्ण को हमें ध्यान में रखना है कि कहाँ क्या मिलेगा तो क्या बनेगा। बनाना तो एक ही तरीके से है सबको, लेकिन कहाँ क्या मिलेगा तो क्या बनेगा, ये चीज हमें यहाँ पर जो है ध्यान रखने वाली है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, वृक्षो। यहाँ पे वर्षा और ऋतु है। अब वर्षा और ऋतु है, वर्षा और ऋतु, अब इसको थोड़ा सा समझिए। अब ये अलग से इसलिए हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि इसमें बहुत बच्चे गलती यहाँ पे कर दिए। वर्षा है और ऋतु, एक चीज यहाँ पे समझिए, वर्षा का सबसे अंतिम वर्ण आपको क्या नजर आ रहा है, आप कहोगे वर्षा आ, वैसे उच्चारण में से भी पता चलता है वर्षा आ रहा है। यहाँ पे क्या है, इसमें क्या है, आ है, अंतिम क्या है, आ, और आगे में री, आ के बाद क्या है, री। क्या बनेगा आ के बाद री, इसमें से आ जाएगा, मान लीजिए इसमें से री आ जाएगा तो क्या बनेगा, अर बनेगा। क्या बनेगा, अर बनेगा, और हलन बनेगा। आप कहोगे यहाँ पर जो है अर बनेगा, तो यहाँ पे अर बनेगा, तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए यहाँ पे दोस्तों कि यहाँ पे जो अर बन रहा है, तो अर को किस तरीके से हम इसमें सेट करेंगे। तो वर्षा में से आ निकल गया, ठीक है, तो ये बच गया वो, वर्षा, तो सौ, ऊपर में रो है, और इसमें अभी ऊपर से रो है लेकिन यहाँ पे अभी सौ आधा ही है, सौ अभी यहाँ पे वहां पे आधा है, क्योंकि आ निकाल दी है उसमें से। और ये जो रॉ होता है, रॉ पहले का होता है, रॉ क्या होता है, पहले का। जब इसको हम तोड़ेंगे, मान के चलिए वर्षा को अगर हम तोड़ेंगे तो वो हलंत प्लस ओ प्लस वर्षा, रॉ हलंत प्लस सौ हलंत प्लस में आ हो जाएगा यहाँ पे। अब बताइए इस आ को हम ले रहे हैं संधि में, तो बचा क्या, वो का वो, और रॉ ऊपर रॉ। देखिए जब कभी भी कोई ऐसा सिस्टम होता है कि कोई व्यंजन वर्ण से पहले रॉ हलंत है, और तो वो रॉ हलंत ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये सब छोटी मोटी चीजें हैं, ये आपको शायद से पता होगी, अगर नहीं पता है तो यह जो है इसके लिए आपको जो है सो वर्ण प्रकरण, वर्ण चैप्टर जो आप पढ़े होंगे तो उसको आप बढ़िया से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, हालांकि ये हमारी वर्ण की क्लास नहीं है, संधि की क्लास है। ठीक है, तो फिर भी हमें यहाँ पे जो भी जरूरी लग रहा है वो हम आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो रॉ है, रॉ अगर कभी मान के चलिए जैसे हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे है वर्क लिखा हुआ, वर्क, तो वर्क लिखने का क्या मतलब है, वो हलन ओ, और ये जो क के ऊपर रो है ना, तो अगर ऊपर में रो रहेगा तो वो पहले आ जाएगा और फिर यहाँ पे क लिखाएगा। ठीक है, और ऐसे लिखाएगा। तो यहाँ पे जो ये रॉ होता है, रॉ हलंत ऊपर वाला, ये आगे के व्यंजन से पहले अगर रॉ का उच्चारण आता है तो वहां पे इस तरीके से लिखा है। तो ये यहाँ पे व सौ, और ये रो ऊपर में वर्ष, लेकिन सौ तो अभी आधा है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे सौ को क्या कर दिए, आधा कर दिए।
अब यहाँ पे स्व जो आधा रह गया तो आगे जो आ चल गया उसमें संधि करने, तो आ और री मिलकर क्या बनेगा, अर बनेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अर आएगा। बात में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या आएगा, अर आएगा, अर आएगा। अब यहाँ पे अर जो आएगा तो अर में यहाँ पे हमने कहा कि अर में र हलंत रहेगा। र में क्या लगा रहेगा, हलंत लगा रहेगा। तो यहाँ पे हमने र में भी क्या लगा के रखा है, हलंत लगा के रखा है। ठीक है, हलंत रहने देते हैं। अब आगे जो तू है वो तू यहाँ पे आके जुड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा मिलाते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं अच्छे तरीके से। तो देखिए वो है, स्व के ऊपर ये है, और इसमें अ आएगा तो स्व को क्या कर देगा पूरा। सौ में सौ हलंत में अ को जोड़ेंगे, सौ हलंत में अ को, तो सौ क्या हो जाएगा पूरा सौ। और ये जो रो है, अब तू से पहले रो आधा रह गया ना, तो जिस तरीके से यहाँ पे सौ से पहले रो आधा है तो सौ रो कहाँ चढ़ जाता है, ऊपर चढ़ जाता है। रो कहाँ चल जाता है, ऊपर चल जाता है। उस तरीके से यहाँ पे तू से पहले रो आधा है तो तू भी कहाँ चल जाएगा, ऊपर। क्लियर है। जिसको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आया हो, थोड़ा सा वीडियो को जो है सो बैक करिए और फिर से यहाँ पे देखिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्सर टू हो जाएगा। इसमें गड़बड़ी में गड़बड़ी हो सकता है ऐसे एग्जाम्पल में, तो इसको थोड़ा सा जो है सो आप ध्यान से समझने का काम करेंगे। ठीक है, एक बार में समझ नहीं आता है, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए। ठीक है, वीडियो है ऑनलाइन है, आप जितना बार मन उतना बार देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है सप्त ऋषि। सप्त में अ है, उसके बाद री है। अ को री से मिलाते हैं तो क्या बनता है, अर बनता है। चलिए इसको भी थोड़ा सा हम जो है सो एक बार फिर से समझने का काम करते हैं। फिर से कहने का मतलब है कि री वाला कॉन्सेप्ट हम फिर से समझते हैं। वो एग्जाम्पल को तो नहीं लेंगे, एग्जाम्पल दूसरा लेंगे, ये वाला लेंगे, सप्त और ऋषि। सप्त प्लस में ऋषि। अब यहाँ पे सप्त में त में अ है और आगे में री है। अ और री को मिला करके क्या बनता है भाई, अर बनता है। कौन सा संधि कहता है, ये रूल गुण संधि कहता है। ये भी याद रखना है, ये कौन सा वर्ण किस संधि में बना है, ये बना है इसमें, आ बना है इसमें, ये चीज आपको ध्यान में रहनी चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो अर बनेगा तो अर आएगा तो यहाँ पे स में से अ निकल जाएगा। वही मतलब एक ही बात बार बार होगा, वही प्लस से पहले अ निकलेगा तो सौ, यहाँ पे क्या हो जाएगा सौ पत, और सप्त में तो में अभी और निकल गया तो आधा हो गया है, और अर का यहाँ पे और अर आएगा। ठीक है, री इसमें भी आ गया है। ठीक है, तो बचा कौन चीज, सी। तो बता दीजिए, इसको मिला देंगे तो सौ प आधा प और तो में और मिला करके तो पूरा, और रो आधा है तो सी के ऊपर जाएगा सप्तर्षि। सी के ऊपर जाएगा सप्तर्षि। क्या हो जाएगा, सप्तर्षि, सप्तर्षि। ठीक है, ऐसे ही अन्य और इष्टि और ई मिला के ये बनता है तो अन्येष्टि, अंत्येष्टि। अच्छा यहाँ पे अंत्य है, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि। तो यहाँ पे उम्मीद है दोस्तों आपको गुण संधि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और नहीं समझ में आया तो दोबारा से देखिए और क्या कर सकते हैं इसमें। फिर आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, वृद्धि, इसको भी चलिए थोड़ा सा है, इसको भी समझ लेते हैं और तीनों को बढ़िया तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। वृद्धि संधि में क्या है, ओ या आ के बाद ए या ए को मिलाएंगे तो ए बनेगा, ओ या आ के बाद ओ या ओ को मिलाएंगे तो ओ बनेगा। वही कॉन्सेप्ट है, ओ को ए से मिला ए, ओ को ए से मिलाएंगे ए, ओ को ओ से मिलाएंगे तो ओ, और आ को ओ से मिलाएंगे तो ओ, इस तरीके से। तो इसका भी एग्जाम्पल ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे इन सब का सॉल्व हुआ था, सेम। तथा और एव है, तथा है और एव है। बताइए यहाँ पे क्या कर देंगे आप बोलेंगे वही पिछला वाला जो हम लोग सब में पढ़ते आ रहे हैं, इसका जो है सो अंतिम वर्ड को निकालेंगे, आ को सर यहाँ से आगे का ए को मिला देंगे, निकाल लेंगे, दोनों को मिला करके क्या बना देंगे, ए का बना देंगे, और ए का यहाँ पे सेट कर देंगे। तो आ निकल जाएगा तो यहाँ पे तो हो जाएगा, थो हलन थो आधा हो है, लेकिन यहाँ पे ए आ गया और वो का वो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो और थो में ए का जोड़ करके क्या बनेगा, है, और वो तथे। आप कहेंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, तथेव बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे विसर्ग है लास्ट में, सावधान। यहाँ पे विसर्ग है, विसर्ग चिपका दीजिए। अभी विसर्ग का उतना ज्यादा आपको महत्व नहीं नजर आ रहा होगा, क्योंकि अभी जो है स्वर संधि के अंतर्गत जो भी एग्जाम्पल होगा उसमें पहला शब्द का हो ही नहीं सकता है कि अंतिम वर्ण विसर्ग वर्ण हो, यानी कि हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा हो गया, अगर सुरह और ईसा लिख दिए यहाँ पे
सुरह और इसह लिख दिए यहाँ पे, तो ये वाला रूल फेल हो जाएगा जो अभी रूल हम इसमें लगाए। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे अंतिम वर्ण क्या हो गया? विसर्ग हो गया। विसर्ग का कॉन्सेप्ट चलेगा, विसर्ग संधि का कॉन्सेप्ट चलेगा, जो कि यहाँ पे फेल हो जाएगा। सूर्य तब कभी नहीं हो पाएगा। तो इसमें बीच में तो आपको विसर्ग दिखेगा नहीं, हाँ लास्ट में दिख रहा है तो चिपका दीजिए, क्या दिक्कत है। ऐसे वसुधा आ और ए मिला के जैसे, तो वसुधा और ए, यहाँ पे ये बताइए क्या होगा? वसुधा, धा में से अ निकला, आ निकला, ऐ बनेगा धेव, वसुधैव। तब और औदार्य हम अ और औ मिला करके औ बनेगा, तब वो दार्यम, इस तरीके से हो जाएगा। अत्र और एकम, अ और ऐ को मिला देंगे, अ और ऐ को, जैसे यहाँ पे अत्र और ऐ का, और इसमें इसका अ और इसका ऐ मिला देंगे तो क्या बनेगा? ऐ बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अ त्र, और त्र में ऐ का, क म अत्र का, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा अत्र का। ऐसे वन और औषधि में अ और औ को मिला दीजिएगा तो औ बन जाएगा, अ और औ को मिला दीजिएगा तो औ बन जाएगा, ठीक है। जैसे वन और औषधि, वन है औषधि, देखिए इसका अ निकालिएगा, इसका औ निकालिएगा, दोनों को आप मिला दीजिएगा, कहेगा कि हम औ बनेंगे, क्योंकि वृद्धि संधि का रूल कहता है कि अ को औ से मिलाएंगे तो औ बनेगा। तो यहाँ से जो आप अ निकालिएगा तो यहाँ पे 9 आधा हो जाएगा, और 9 आधा हो जाएगा, दोनों मिलके औ हो रहा है तो यहाँ पे बीच में औ आ जाएगा, और ये भी इसमें चल गया तो बचा कौन चीज? 100 और भी बचा, तो मिलेगा क्या? 9 हलंत और औ, तो क्या हो जाएगा? 1 और 100 और भी 1। ये यहाँ पे आपको जो है सो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ठीक है, चलिए यहाँ तक जो है सो बढ़िया तरीके से अगर आप इसको समझ चुके हैं तो आप इसको शॉर्टकट में आप एक नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके जो है सो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आ जाइए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं अब जो हमारी दो संधि इसमें बची हुई स्वर संधि के अंदर, यंत संधि और अ आदि संधि, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, और इसके साथ जो है सो आज की क्लास को हम खत्म करेंगे। और इसके बाद जो है वो हम आपको होमवर्क दे करके जो है सो इसके बाद कोशिश करेंगे, अभी हम जो है सो होमवर्क दे करके आपको जो है सो क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए, यंत संधि सबसे पहले कौन सा है? यंत संधि। यंत संधि में क्या है? हर्षही या दुर्गही के बाद कोई भी स्वर आएगा, कोई कोई नहीं, कोई भिन्न स्वर आएगा, कोई भी नहीं, कोई भिन्न, भिन्न मतलब अलग, भिन्न का मतलब क्या होता है? अलग, कोई अलग स्वर आएगा तो उस कंडीशन में हर्षही या दुर्गही का परिवर्तन हो जाएगा यौ में, हर्षही या दुर्गही का क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा यौ। इसमें इन दोनों में थोड़ा सा अलग सिस्टम चलता है। उन तीनों में क्या था? उन तीनों में ये था कि इस साइड कोई वर्ण है, दूसरे साइड कोई वर्ण है, दोनों साइड के वर्ण को निकालो, मिलाओ, नया वर्ण बनेगा और वो बीच में रख दो, वो पहले वाली सिपक के उसको पूरा कर देगा। लेकिन इसमें अलग सिस्टम है। इसमें देखिए, इसमें क्या होगा, अभी आप एक दो एग्जांपल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल रूल को समझिए कि हर्षऊ या दुर्गहु के बाद अगर कोई भिन्न स्वर रहेगा, भिन्न का मतलब है कि हर्षऊ या दुर्गहु ना हो, यानी कि हर्षऊ या दुर्गहु को छोड़कर कोई स्वर हो। जैसे ऊपर वाले में हर्षही या दुर्गही ना हो, उसको छोड़ करके कोई स्वर हो, कोई स्वर मतलब अ, आ, हर्षऊ, दुर्गहु, ए, ऐ, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे य होगा, और हर्षऊ दुर्गहु के बाद कोई भिन्न स्वर, यानी कि हर्षऊ दुर्गहु को छोड़ के अ, आ, हर्षई, दीर्घई, ए, ऐ कुछ भी हो सकता है तो वो हो जाएगा। री या बड़ा री के बाद अगर कोई स्वर रहेगा तो क्या हो जाएगा? र हलंत हो जाएगा। तो चलिए एग्जाम्पल को समझते हैं, एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है अति और उत्तम। अति में क्या है? हर्षी का है। उत्तम में क्या है? हर्षु का है। हर्षही का और हर्षऊ का मिला देंगे, हर्षही का और हर्षऊ का यहाँ से मिलाएंगे, तो यहाँ पे मिलाएंगे नहीं, यहाँ पे जैसे पहले वाले सिस्टम में क्या चलता था, हर्षही और हर्षऊ को क्या करते थे? मिलाते थे। यहाँ पे मिलाना नहीं, यहाँ पर हर्षही के बाद हर्षऊ है, हर्षही के बाद हर्षऊ जैसे दिखा, हर्षही के बाद हर्षऊ यानी कि कोई भिन्न स्वर, भिन्न स्वर हर्षऊ भिन्न हुआ हर्षही के बाद, तो यह जो हर्षही है यह अपना रूप बदलेगा किसमें? यो हलंत में। फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हर्षही के बाद हर्षऊ है, हर्षही के बाद कोई हर्षऊ होने का मतलब कोई भिन्न स्वर, अलग स्वर, हर्षही तो नहीं है, सेम टू सेम तो नहीं है।
तो यह जो है हर्षई अपना रूप किस में बदलेगा, य हलंत में बदलेगा। यानी कि यहाँ पे अ लिखाएगा यहाँ तक, तो में जो हर्षई का है तो लिखा जाएगा, लेकिन तो में से हर्षई का निकल जाएगा, तो में से हर्षई का क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। यहाँ पे जैसे अति है, देखिए समझिए यहाँ पे जैसे अति है, अति का तोड़ क्या होगा, अ प्लस तो प्लस हर्षई, और हर्षई का यहाँ से निकलेगा, ठीक है, बदलेगा, बदलने के लिए हर्षई निकलेगा। हर्षई किस में बदलेगा, हर्षई बदलेगा य में, तो आधा बच जाएगा यहाँ पे। अभी तो क्या बच जाएगा, आधा, तो हम यहाँ पे तो को क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। और ये जो हर्षई का है ये हर्षई का क्या बन जाएगा, य, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हर्षई की जगह पे य। अच्छा, य हो गया। और आगे का जो ऊ है, जब ये मिल ही नहीं रहा, ये बदल रहा है हर्षई का, तो ऊ कहाँ गया, ऊ कहीं नहीं जाएगा, ऊ इसमें आकर के जुड़ जाएगा। वो कहाँ जाए आएगा, इसमें आकर के जुड़ जाएगा। एक बात तो 100% श्योर है कि ये कोई भिन्न स्वर यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए, स्वर, स्वर होने का मतलब है कोई भी आगे यहाँ पे स्वर वर्ण है, ठीक है, और ये स्वर वर्ण आराम से अपनी मात्रा के साथ पीछे वाले से जुड़ सकता है। यानी कि यहाँ पे जो ऊ है वो आराम से अपनी मात्रा यहाँ पे य के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। बाकी जो बचा तत्त संजो मो लिख दीजिए यहाँ पे, अति उत्तम, क्लियर है। इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या है, दीर्घी का है, दीर्घी का भी रहेगा, उसके बाद भिन्न स्वर है तो य बनेगा, यानी कि दीर्घी का है तो यहाँ पे आधा सो तरह, तरह में से अब देखिए दीर्घी का निकला तो तरह क्या हो गया, आधा हो गया, तो तरह अभी आधा हो गया, आधा तरह। और ये दीर्घी का क्या बन जाएगा, यो, और यो में क्या जुड़ने वाला है, आगे वाला हर्ष, और बाकी जो बचा स्त्रुत्सव, 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 ये समझ में आया आप लोग को, समझ में आया तो कमेंट में ओके यस लिख करके भेजिए, ओके लिख करके भेजिए। अगर नहीं आया तो यहाँ पे आप जो है सो आप ये लिख करके भेजिए कि ये चीज समझ में नहीं आया। और अगर इसको समझने का सीधा सा उपाय है कि वही उपाय है, वीडियो को फिर से देखिए। वी, वी के बाद क्या है, ओम, वी में हर्षी का है, हर्षी के बाद क्या है, ओ, हर्षही के बाद ओ, फिर कोई भिन्न स्वर हो गया, हर्षी के बाद ओ है तो फिर कोई भिन्न स्वर हो गया, हर्षई है, हर्षई है, उसके बाद ओ है तो हर्षी के बाद ओ, यानी कि भिन्न स्वर। हर्षई के बाद अगर हर्षई रह जाता तो दुर्गा ही बन जाता, हर्षई के बाद दुर्गी रहता तो दुर्गा ही बन जाता, लेकिन हर्षई के बाद ओ यानी कि भिन्न स्वर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो वर्षी का वी है इसमें से वो हर्षी का निकलेगा, तो वो क्या, वो हर्षी का वी है और क्या है ओम। देखिए यहाँ पे इसमें से हर्षी का निकला तो भैया वो आधा हो गया, वो क्या हो गया, आधा। और ये जो हर्षई का निकला तो यो बनेगा आगे वाले को देख करके, आगे भिन्न स्वर है। और आगे वाला जो ओ है, आगे वाला जो ओ है, इस ये जो यो हलंत बन रहा है इसमें ओ आकर के जुड़ेगा, सीधा सा बात है। बाकी मुंह यहाँ रहेगा, इसको जब संगठित रूप से लिखेंगे तो ये वो आधा है तो वो आधा, और यो है तो यो, और युवा में ओ जुड़ गया पूरा करेंगे तो यो हम व्योम, यहाँ पे क्या हो गया, ये व्योम। क्लियर, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए वधु है, और वधु के बाद क्या है, आगमनम, वधु में दीर्घु का है, उसके बाद आ है, दीर्घु के बाद क्या है, कोई भिन्न स्वर आ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो हलंत आ जाएगा। वो हलंत आएगा कैसे, देखते हैं, ऐसे आएगा, वह तो यहाँ पे लिखेबे करेगा, ध आएगा लेकिन ध में से दुर्गु का निकल रहा है, दुर्गु का है, दुर्गु का के बाद स्वर है तो दुर्गु का निकल जाएगा, दुर्गु का क्या बन जाएगा, वो, तो ध यहाँ पे जैसे यहाँ पे हर्षी का निकल के वो आधा, दुर्गी निकला था तो आधा, वैसे अति निकला था तो आधा, तो यहाँ पे वधु में दुर्गु निकलेगा तो ध आधा, इस बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे दुर्गु है, दुर्गु का वो बनेगा, इस बात में भी कोई दिक्कत नहीं चाहिए क्योंकि दुर्गु है तो वो बनेगा, हर्षई या हर दुर्गी रहता तो यो बनता, हर्षई या दुर्गु रहेगा तो वो बनेगा। और वो बन गया, अब वो जो है सो वो अभी आधा, लेकिन वो में आ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, वा ग म न। उम्मीद है आप लोग को ये चीज समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे किसी को। अब यहाँ पे अनु में आया, अनु में क्या है, हर्षु का, हर्षु का के बाद फिर ओ, हर्षु के बाद कोई भिन्न स्वर, तो हर्षु के बाद कोई भिन्न स्वर तो हर्षु का क्या बनेगा, वो बनेगा। तो यहाँ पे जो अनु है तो अनु में से वही नियम, ओ नहर्सु का नु लिखते, लेकिन हर्षु का बदलेगा, हर्षु का किस में बदलेगा, वो में बदलेगा, तो नो क्या हो जाएगा, आधा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वो हलन, उसमें क्या आ जाएगा, अय,
इसको हम थोड़ा सा अच्छे से कैसे लिखेंगे, अ लिखेंगे, नौ आधार लिखेंगे, और अब व के साथ अ मिल करके व को क्या कर देगा पूरा, और ये अ नौ आधा, और व के साथ अ मिल करके व को क्या कर देगा पूरा, और ये अन्व्यय। चलिए इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। सु और अस्ति, सु में क्या है, हर्षु का है, सु में क्या है, हर्षु का है, हर्षु के बाद ओ है, हर्षु का क्या बनेगा, वो बनेगा, तो सौ आधा हो जाएगा, और हर्षु का निकलेगा तो वो, इसी कैंसिल करते हैं, सौ आधा हो जाएगा, और हर्षु का निकलेगा तो वो, अब वो में अब क्या जुड़ेगा ओ, तो वो पूरे रह जाएगा, आधा सौ स्वस्ति। ऐसे यहाँ पे मातृ, अब यहाँ पे त्रि वाले को देख लीजिए, जैसे यहाँ पे मातृ और आदेश है, तो माँ है, त्रि है, और आदेश है। देखिए माँ है भैया, माँ, तो में से री गया, तो हो गया आधा, और रिया जो री है, री के बाद कोई स्वर, यहाँ पे आ कोई भिन्न स्वर है, तो री का क्या बनता है, री का क्या बनता है, रो हलंत बनता है, और री का रो हलंत बनता है, तो री का रो हलंत बनता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रो हलंत हो जाएगा, ठीक है। और आगे वाला आ जाएगा इसमें, ठीक है, आदेश जुड़ने के लिए। अब यहाँ को थोड़ा इसको अच्छे से लिखिए, तो रो आ क्या हो जाएगा, त्र। जैसे आपको पता होना चाहिए, जो त्र होता है, त्र का तोड़ क्या होता है, तो हलंत प्लस रो हलंत प्लस में ये त्र का तोड़ होता है। अब यहाँ पे अगर त्रा है तो यहाँ पे आ है, तो र आ त्रा, तो माँ ता दये का देश और देश मात्रा देश, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मात्रा दे, और लास्ट में विसर्ग है तो विसर्ग लगा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता लास्ट में विसर्ग है कि नहीं है, संधि पे तो फर्क नहीं पड़ रहा है, बाकी लास्ट में तो, ठीक है। वैसे आपको लग रहा होगा हम लोग हिंदी व्याकरण तो नहीं पढ़ रहे हैं, वैसे हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण में इस टॉपिक में तो उतना अंतर नहीं है, सेम ही है, बिल्कुल सेम है, इसमें कोई अंतर नहीं। हाँ, विसर्ग संधि में, व्यंजन संधि में कुछ कुछ संधियां हैं जो, लेकिन फिर भी उसको देखा जाए तो संस्कृत और हिंदी दोनों में सेम है, 99%, ये तो 100% सेम। पितरी और ए, पितरी और ए, तो पितरी और ए, री और ए, री के बाद ए है, तो री का क्या हो जाएगा, री का क्या हो जाएगा, यहाँ पे री के बाद कोई भिन्न स्वर, तो री का क्या हो जाएगा, रो। तो आप कहोगे पहर्षि का पी तो हलंत, लेकिन यहाँ पे र हलंत और उसके साथ ए जुड़ेगा, तो र ए क्या हो जाएगा, त्रे, क्या हो जाएगा, त्रे, पहर्षि का पी, ये मिल करके क्या हो जाएगा, पी त्रे, पी त्रे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यह संधि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है उन तीनों से, तो इसको थोड़ा सा आप ऐसे 2-3 बार रिवाइज करके देख लीजिए, आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल गया, ये बदल गया कि इसमें बस सामने वाला को देखा जा रहा है कि सामने वाला कैसा स्वर, कोई भिन्न स्वर है, अपना रूप बदल रहा है पहले वाला, और जो सामने वाला उसमें आकर के जुड़ रहा है, ठीक है। ए में कोई स्वर रहेगा, अब यहाँ पे कोई स्वर लिखा है, यहाँ पे कोई भिन्न स्वर लिखा था, तो भिन्न मतलब अलग चाहिए, कोई स्वर का मतलब है कि ए के बाद ए भी रह सकता है, ए के बाद ए भी रह सकता है, ऐ के बाद ऐ भी रह सकता है, कोई है तो कोई भी रह सकता है, तो ए के बाद कोई भी स्वर रहेगा, ओ ऐ ऐ, खुद ए भी रहे तो भी क्या बनेगा, ए का परिवर्तन किस में होगा, ऐ में होगा, ऐ का परिवर्तन किस में होगा, आय में होगा, ओ का किस में होगा, औ में, औ का किस में होगा, आव। तो परिवर्तन इसमें भी होगा, जैसे ने और अनम है, ने में ए है, ठीक है, ए के बाद ओ है, भिन्न स्वर है, तो ने में ए का परिवर्तन किस में होगा, अय में बोल रहा है करने के लिए, तो चलिए कर देते हैं। तो नोए का ने है, इसमें से ए को निकाल लेंगे, तो यहाँ पे ने और अनम है, इसमें से क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे नोए का ने है और अनम, चलिए समझते हैं पहले इसको एक बढ़िया से, इसमें से क्या करेंगे सर, ए को निकाल लेंगे, तो नौ हलंत बच जाएगा, और ए को निकाल लेंगे, नौ हलंत बचेगा। उसके बाद यहाँ पे जो अ है और नौ अनम है, तो ए क्या करेगा, अपने आप को सामने वाला अ को देख करके कि देखेगा कि कोई भिन्न स्वर है, तो ए क्या करेगा, ए ए क्या करेगा, ए अपना रूप किस में बदल देगा, ऐ में बदल देगा, ए अपना रूप किस में बदल देगा, ऐ में, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, नौ
और ए के जगह पे अय, न और अय। अब आगे का अनम इसमें आए के जुड़ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड तरीके से लिखिए, बढ़िया तरीके से लिखिए। तो नो और ओ मिल करके नो, यो और ओ मिल करके यो, अनोमो नयनम। देखिए ऐसे हो रहा है इसमें, ऐसे हो रहा है। ए जो है अय बन गया, ए जो है वो अय बन गया, आगे का अनम पीछे से जुड़ गया। अय में का, अय का है जो जो अ है शुरुआत वाला, वो नौ में जुड़ करके क्या कर दिया, पूरा कर दिया नौ को। यो में इसका जो अनम का अ है, यो जुड़ करके यो पूरा हो गया, नौ मनम नौ मनम नयनम। क्या हो गया ये, नयनम। इसको हम क्या लिखेंगे, एक बार फिर से इसको समझिए। हड़े और ए को, हड़े, हड़े और ए, हड़े में क्या है, ए का है, उसके बाद क्या है, ए है। अब ये जो ए है, ए के बाद फिर ए हो गया, सेम टू सेम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ह लिखेंगे अपन लोग, र लिखेंगे, र में से ए निकल जाएगा तो र आधा हो जाएगा, और ए निकलेगा तो फिर ए का अय हो जाएगा। इनमें देखिए, इनमें क्या है, अ आ पहले से है। तो जिसमें से भी ए ओ निकलेगा उसको तो यही अ आ पूरा कर देगा। जैसे र में से ए निकला तो र को अ पूरा कर, ठीक है। और इसका जो य है, य हलंत है, इसमें तो ये वाला फिर ये जुड़बे करेगा ना, ये वाला जो ए है आगे से, ये क्या हो जाएगा, ह, र में अ, र, य में ए, ये हड़िये, इस तरीके से, हड़िये, इस तरीके से ये यहाँ पे हो जाएगा। और विद्य और अक, अब यहाँ देखिए ऐ का है, ऐ का के बाद अक है, ऐ का है, तो विधेय और अक। तो ऐ कार अगर रहेगा, ऐ कार की कोई बात कोई स्वर रहेगा तो आय बनता है, क्या बनता है, आय। कहने का भाव ये है, यह जो विधेय है, विधेय है तो वहर्षि का वी, और ध ऐ का है तो ध तो ठीक है, ध निकल, ध में से ऐ का निकाल दो तो ध क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। और ऐ का को क्या करो, ऐ का को आय बना दो, ऐ कार को क्या बनो, आय, ऐ कार को क्या बनाओ, आय, आ यो आय, आ यहाँ पे और यो है यहाँ पे, ठीक है। अब आगे जो अक है ना, इस अक को इसमें आकर जोड़ दो, इस आगे का जो अक है इसमें आकर के इसमें जोड़ देना। अब यहाँ पे क्या कहे, हो जाएगा वी, और ध में आ जुड़ करके धा पहले, यो में ओ यो पूरा, क का क, विधायक। अगर आपको यन संबंधी समझ में आ गया है ना, तो आदि भी आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ईजी है। अगर व्याकरण का, अगर संस्कृत व्याकरण का सबसे इजी टॉपिक है ना मेरे भाई, यहाँ पर सबसे इजी टॉपिक है आपका स्वर संधि का, ये पांचों प्रकार। और संधि में से क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो नहीं सकता, संधि में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और सबसे आसान टॉपिक भी है। थोड़ा सा उलझन संस्कृत इसका विसर्ग संधि में होता है, लेकिन स्वर संधि बहुत आसान टॉपिक है। ये आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो समझ लीजिए कि कुछ समस्या है तब अंदर में, मतलब मानसिक रूप से तब आप सोच नहीं समझ नहीं पा रहे हैं। अगर थोड़ा सा भी, इतना सा भी आप अगर सोच समझ नहीं पा रहे होंगे तो फिर आगे चल के बहुत दिक्कत होगा। चलिए, तो कोशिश करिए समझने का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो और अन, लो में ओ है, ओ के बाद ओ है, ओ के बाद कोई स्वर रहेगा तो ओ का क्या बनेगा, अब बनेगा, ठीक है। तो चलो, लो में ओ है तो लो का ओ निकाल दिए तो लो आधा हो गया, लेकिन लो का जो ओ का जो अब बनेगा तो अब यहाँ पे आ जाएगा, और इसमें भी क्या जुड़ेगा, अन। तो यहाँ पे ल, ल और अ मिल करके ल पूरा, और व और अ मिल करके व पूरा, और न पूरा, लवण। क्या हो जाएगा ये, लवण। इस बात में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा है ये बात। ओ का निकला, जैसे ऐ का निकला तो ऐ का आय, आ लिखे य लिखे, ऐसे ओ निकला तो ओ का अव, ओ लिखे वो लिखे, और वो लिख दिए यहाँ पे, अन अन लिख दिए। और ये जो ओ है, वो का जो ओ है वो लो आधा बच गया था तो लो में ओ, लो पूरा हो गया, वो में ओ वो पूरा हो गया, नो पूरा लवण हो गया। तो हम क्या लिख देंगे इसको, ओ और अन है तो पो में ओ का है, ओ का निकलेगा तो प हो जाएगा आधा, ओ का निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ओ का अव,
और फिर आगे अन है तो अन अन जोड़ दीजिए इसको। तो प और अ मिल करके प, व और अ मिल करके व, अन्न पवन। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे औ है, पौ है, औ है तो आव होगा, औ है तो कोई स्वर रहेगा आगे में तो आव होगा, औ के बाद ओ है तो आव होगा। तो प हलंत आधा, लेकिन प में आव जुड़ जाएगा, औ का आव, औ का क्या जुड़ जाएगा? आव। फिर अन है, इसको जब मिलाएंगे बढ़िया तरीके से तो प में आ जुड़ करके पा, अब व में आ जुड़ के वो, अन्न पावन। क्या हो जाएगा ये? सेम तरीका। अब यहाँ पे भ और रुक है, औ के बाद है तो आव, तो आव यहाँ पे आएगा, भ औ का है तो भ हलंत, औ का क्या बनेगा? लेकिन आगे से क्या जुड़ेगा? उक जुड़ेगा। देखिए भ और ओ, भ, आ का भा, व और उ, वो हलंत और उ क्या हो जाएगा? वो। खो है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? भावुका। तो यहाँ पे ये भावुका जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। भावुका आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका यन संधि अयादि संधि भी कंप्लीट हो गया है। यानी कि स्वर संधि का जो 5 प्रकार है उसको हम कोशिश किया आप लोग को सभी रूल्स को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का। ठीक है, और हम ये विश्वास कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है कुछ एग्जांपल्स होमवर्क में डाल रहे हैं, आप उसको कर करके लाइएगा। ठीक है, उसको बना करके लाइएगा, अपने से उस पे माथा लगाइएगा। कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे लिख रहे हैं, उसको करके आइएगा। तो अगला जो है यहाँ पे स्वर संधि आपका खत्म होता है, और इसके बाद जो है हम कोशिश करेंगे व्यंजन संधि का जो है यहाँ पे क्लास लेने का। एक क्लास हम व्यंजन का भी लेंगे और एक क्लास हम विसर्ग संधि का भी लेंगे। ठीक है, तो जाके आपका पूरा का पूरा संधि टॉपिक जो है सो खत्म हो जाएगा। तो आज की क्लास में अब यहाँ पे होमवर्क दे देते हैं। ठीक है, चलिए इसको भी अगर आपको नोट करना है, अगर आप नोट नहीं किया तो इसको पॉज करिए, वीडियो को रोक दीजिए और उसको नोट कीजिए। तो चलिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको गृह कार्यम, घर का कार्य। ठीक है, और इसमें कुल जो है सो हमने 16, ज़्यादा नहीं है, 16 एग्जाम्पल्स हैं। ये 16 एग्जाम्पल्स को आप जो है सो अपने दिमाग से बिना किसी चीटिंग किए जो है सो आप इसको बना करके लाइएगा। अपने से बनाना है, गलत हो सही हो जिस तरीके से भी आपको अपने से बनाना है। ठीक है, और इसको अपने से जब आप बना लीजिएगा फिर आप रूल्स से इसको चेक करिएगा कि जिस तरीके के हम लोग रूल पढ़े हैं वो रूल से आपका सही है या गलत है। ठीक है, हालांकि हम इसके ऊपर जो है ये जब हम अगली क्लास जब लाएंगे तो हम पहले इसका जवाब बता देंगे, फिर अगली क्लास जो है तो हमारी स्टार्ट होगी। ठीक है, तो आप इसको बनाने का कोशिश करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगली क्लास में, किसी व्यंजन संधि के साथ या फिर विसर्ग संधि, व्यंजन संधि के साथ ही। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अभी तक के देखने के लिए। ठीक है, अभी तक अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और चलिए, थैंक यू, गुड बाय।